अगले 3 दिनों तक सांसें थाम के बैठिए, क्योंकि अगले 3 दिन तबाही के होने वाले हैं। इजराइल ने अपनी तमाम तैयारियां पूरी कर ली हैं। अमेरिका की तरफ से उसको हरी झंडी मिल गई है कि ईरान के तमाम उन ठिकानों को तबाह कर दिया जाए जो उसके शक्ति के ठिकाने हैं। और साथ ही साथ इजराइल की तैयारी इस बात की भी है कि ईरान के किसी एक बहुत बड़े और शक्तिशाली व्यक्ति को मार करके इस बात का संदेश एक बार फिर से दिया जाए कि इजराइल ईरान की गीदड़ भपकियों से डरने वाला नहीं है। अगर ईरान हज़ारों किलोमीटर दूर अपनी मिसाइलें भेज सकता है तो इजराइल के लिए अब ज़रूरी हो गया है कि ईरान और पूरी दुनिया को इजराइल संदेश दे कि हम हज़ारों किलोमीटर दूर मिसाइल तो भेज ही सकते हैं, बल्कि उसकी ज़मीन में जा करके अपने न सिर्फ एजेंट्स और इंसानों को भेज सकते हैं, बल्कि जा करके वहाँ पर हम उन तमाम लोगों को मार सकते हैं जिनको ईरान का सबसे शक्तिशाली और सबसे सुरक्षित माना जाता है। और इससे पूरी दुनिया में इजराइल की दोबारा से वही छवि स्थापित होगी जो बीते कुछ दिनों में डेंट लगा हुआ है। और इजराइल उसकी तैयारी कर चुका है। अमेरिका की तरफ से हरी झंडी भी मिली है और इस बात के संकेत तब मिलने और मजबूत हो गए जब ईरान के राष्ट्रपति की तरफ से भारत से मदद मांगी गई और पूरी दुनिया के सामने ईरान के राष्ट्रपति ने आकर के ये कहा कि हमने एक हमला करना था, हमने कर दिया, कुछ हताहत नहीं हुआ, अब हम इस युद्ध को आगे बढ़ाना नहीं चाहते हैं। तो सवाल यहीं से पैदा होता है कि ईरान जैसा मुल्क जिसको पूरे दुनिया के, स्पेशली अगर हम देखें तो जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वो अपना आइडियल मानते हैं कि सबसे जो हमारा ताकतवर, जो फ्रंट फुट पर खेलने वाला जो देश है वो ईरान है। और जब ईरान ही बैकफुट पर आकर के एक हमला करने के बाद जिसमें कोई हताहत नहीं हुआ, उसके बाद ईरान आकर के ये कहने लगे कि नहीं नहीं, बस इतना ही युद्ध हमारे लिए काफ़ी था, इससे ज़्यादा हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो ईरान के गिरे हुए मनोबल को देखा जा सकता है और उसके बाद जो ईरान को सपोर्ट करने वाले लोग हैं उनके गिरे हुए मनोबल को देखा जा सकता है। और उसके बीच जब दूर एक एशिया के एक दूसरे छोर पर जब युद्ध हो रहा हो और दूसरे छोर पर बैठे हुए एशिया के किसी देश से जब ईरान मदद मांग रहा है, भारत से जब मदद मांग रहा है, तब चीज़ें गंभीर हो जाती हैं, क्योंकि भारत एक स्ट्रैटेजिक रूप से बहुत गंभीर रोल प्ले कर रहा है पिछले कुछ वर्षों से जियोपॉलिटिकल और सामरिक गतिविधियों में। भारत अमेरिका से भी बात कर सकता है, भारत इजराइल से भी बात कर सकता है, भारत रूस से भी बात कर सकता है, भारत ईरान से भी बात कर सकता है, भारत यूक्रेन से भी बात कर सकता है, भारत सीरिया से भी बात कर सकता है। भारत दुनिया का कोई ऐसी जगह नहीं है जिससे बात नहीं कर सकता है और इसीलिए जब कोई मुश्किल में पड़ता है तो भारत को याद करता है। तो इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे इजराइल की तैयारियों को, ईरान के ऊपर मंडरा रहे उस खतरे को जो अब ईरान के इतिहास और भूगोल और वर्तमान को बदल करके रख देने वाला है, और इसके बीच में भारत क्या रोल प्ले करने वाला है, और क्या पाकिस्तान भी इसमें कोई छोटा मोटा हिस्सा पाने वाला है इस पूरे युद्ध में, जिसको डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से तृतीय विश्व युद्ध की आहट कह दिया गया। कई मीडिया आउटलेट्स की तरफ से इस पूरी लड़ाई को तृतीय विश्व युद्ध की आरंभ को कह दिया जा रहा है। और साथ ही साथ हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि अगले 3 दिनों में दुनिया बदलने वाली है। सांसें थाम करके बैठिए, क्योंकि तबाही आने वाली है। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं शाइनिंग इंडिया। वीडियो को शुरू करें उससे पहले आपसे अपील, हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और साथ ही साथ वीडियो में कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं कि आप क्या सोचते हैं, किस तरह से सोचते हैं। हमें उससे थोड़ा मनोबल मिलता है और साथ ही साथ कोई भूल हो तो उसके सुधार करने का मौका भी मिलता है। अब वीडियो में बढ़ते हैं। 1 अक्टूबर की रात भारतीय समयानुसार 9 बजे के आसपास ईरान की तरफ से इजराइल के ऊपर 181 मिसाइलें एक एक करके छोड़ी जाती हैं। जो वीडियोस आए आप बगल में देख रहे होंगे, आपने देखा भी होगा, उससे ऐसा लगा कि इजराइल के आसमान पर एक अलग तारों का समूह है जो लगातार प्रस्फुटित हो रहा है, फूट रहा है, उसे चमक निकल रही है। लेकिन असल में वो तारे नहीं बल्कि ईरान के भेजे हुए वो मिसाइल और वो खतरनाक हथियार थे जिससे इजराइल को उस रात पूरी तरह तबाह कर देने की तैयारी और मंशा के साथ इजराइल ने भेजा था। एक तरह का संदेश भी था पूरी दुनिया के लिए कि ईरान कमजोर नहीं है। लेकिन इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने उसमें से 90% से ज्यादा मिसाइलों को हवा में ही खत्म कर दिया। जो मिसाइलें पार करके गिर भी पाई वो ऐसी जगहों पर गिरी कि जहां कोई हताहत होने की संभावना नहीं थी। ईरान यहीं तक नहीं रुका, बल्कि तेल अवीव में उसने अपने गुंडे भेज करके आतंकवादी, चूंकि इजराइल की सीमा के चारों तरफ ईरान ने अपने आतंकवादियों को प्लांट करके रखा हुआ है, तो तेल अवीव में एक जगह पर बंदूकधारियों को भेजा जो लगातार अंधाधुंध गोलियां चला रहे थे और 10 इजरायली लोगों को मार दिया।
अचानक से नेतन्याहू के ऊपर भीषण दबाव आ गया, क्योंकि इजराइल की जो सेना थी वो बड़े ऊंचे मनोबल के साथ चल रही थी। इजराइल के लोग बड़े ऊंचे मनोबल के साथ चल रहे थे। नेतन्याहू समेत पूरी जो मुसाद थी, एक के बाद एक ऑपरेशन किए जा रहे हैं। इधर हिजबुल्लाह मार दिया, उसके पहले रईसी को मार दिया था, उसके अलावा कई जगहों पर ऑपरेशन कर चुके थे। पूरी तरह इनका मनोबल ऊपर था। लेकिन ईरान के इस हमले ने इनको झटका दिया, जिसके बाद इजराइल को अपनी स्ट्रैटेजी को रीथिंक करने का मौका मिला और सवाल खड़ा हुआ कि अब क्या होने वाला है। सत्ता पक्ष और विपक्ष, भारत जैसी स्थिति नहीं है। भारत में ऐसा नहीं है कि मोदी कह रहे हैं कि पाकिस्तान के ऊपर हमला करो तो राहुल गांधी कह रहे हैं नहीं, बातचीत रास्ता है। इजराइल में ऐसी स्थितियां नहीं है। इजराइल में पक्ष और विपक्ष के बीच लड़ाई इस बात की है कौन अधिक अग्रेसिव है, और जो वहां का विपक्ष है वो ज्यादा गंभीरता के साथ इस चीज को कह रहा है। नेतन्याहू एक दिन बैठक कर रहे हैं, उसके बीच में विपक्ष कह रहा है नहीं, हमला करो तुरंत, बिना बैठक के ईरान को खत्म करो। तो इस तरह की पॉलिटिकल स्थितियां हैं इजराइल में। और इसी वजह से इजराइल में अचानक से नेतन्याहू सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक बुलाते हैं। बैठक में फैसला होता है कि अपनी तैयारियां हम शुरू करते हैं, और एक तारीख ऐसी आने वाली है जिस दिन हम जवाब देंगे तो सबसे मुफीद माना जाएगा। और साथ में अमेरिका प्रशासन, बाइडेन प्रशासन को लूप पर रखने की कोशिश इजराइल करता है। इजराइल की बाइडेन प्रशासन से लगातार बात होती रहती है। इसमें प्लान क्या बनता है? अगर आप वीडियोस में देखेंगे, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, इजराइल की तरफ से, इजराइल के जो मीडिया आउटलेट्स हैं जो ट्विटर पर लगातार क्लिप्स डाल करके माहौल बनाते हैं, उनकी तरफ से एक क्लिप डाली गई जिसमें ईरान के सबसे बड़े सोलर पावर प्लांट की एक तस्वीर थी। एक पावर प्लांट की तस्वीर थी, संभवतः न्यूक्लियर पावर प्लांट की एक तस्वीर थी। अब न्यूक्लियर पावर प्लांट को टारगेट करने के लिए सिग्नल इजराइल की तरफ से दे दिया गया कि हम ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट को टारगेट करेंगे। प्लान का पहला हिस्सा। दूसरा हिस्सा, जो तेल और गैस के प्लांट हैं उनको हम टारगेट करेंगे। इसके अलावा जो एयर बेस हैं और एयर डिफेंस सिस्टम है उसको टारगेट करने की तैयारी, और ईरान के किसी बड़े अधिकारी की हत्या, जिससे यह संदेश स्पष्ट हो कि ईरान इजराइल की पहुंच से तनिक भी दूर नहीं है। और यह बात स्पष्ट करने के लिए इजराइल के पास अब पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। अब हम जिस तारीख की बार बार बात कर रहे हैं वो तारीख कौन सी है? वो तारीख है 7 अक्टूबर 2024। लेकिन 7 अक्टूबर 2024 की बात करें उससे पहले 7 अक्टूबर 2023 की तारीख के बारे में जानना चाहिए। 7 अक्टूबर 2023 इजराइल के हालिया इतिहास में सबसे दर्द भरी तारीख है, शर्म के लिए तारीख है, क्योंकि इजराइल के 1400 नागरिकों को हमास के आतंकवादियों के द्वारा सरेराह सरेआम मार दिया गया। महिलाओं के साथ सड़क पर बलात्कार किया गया, बच्चों को बेरहमी के साथ मार दिया गया, और इजराइल कुछ नहीं कर पाया। लेकिन उसके बाद इजराइल ने किया। इजराइल ने जो तबाही मचाई कि आज के तारीख में हमास के नाम लेवा नहीं बचे हैं। गाजा पट्टी पूरी तरह से साफ हो गई। तो 7 तारीख वो तारीख है, और 1 साल पूरा होने जा रहा है उस घटना को हुए, बरसी होने जा रही है। अब उस घटना के लिए जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार है ईरान। ईरान के पपेट हैं, चाहे वो हमास हो, चाहे वो हिजबुल्लाह हो, हूती हो, ये तमाम लोग ईरान के पपेट के तौर पर काम करते हैं, जो इजराइल को लगातार युद्ध में इंगेज किए रहते हैं, जिससे इजराइल कमजोर हो। लेकिन इजराइल कमजोर होने का नाम नहीं लेता है। इजराइल और अमेरिका 1 वर्षों से इस बात का इंतजार कर रहे थे कि आखिर कब ईरान वो गलती करेगा जिससे एक देश दूसरे देश पर हमला करने के लिए आधिकारिक रूप से तैयार हो जाए। अब इसमें एक लोचा था। वैसे तो इजराइल हमला कर सकता था ईरान के ऊपर, कौन क्या बिगाड़ लेता? कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, इजराइल का जैसा उनका माहौल है। लेकिन इजराइल के साथ अमेरिका पर भी प्रश्न खड़े होते। अमेरिका लगातार रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच में रूस पर यही आरोप लगाता है कि हमला कैसे कर सकते हैं किसी देश के ऊपर। जब यूक्रेन आपके ऊपर पहला हमला नहीं कर रहा तो रूस के ऊपर पहला हमला करने का आरोप अमेरिका लगाता है। तो अगर अमेरिका समर्थित एक कंट्री के द्वारा ईरान के ऊपर पहला हमला किया जाता तो फिर दिक्कत हो जाती। इसीलिए इजराइल और अमेरिका 1 साल से इंतजार कर रहे थे कि ईरान वो गलती कब करेगा, वो पॉइंट कब आएगा जब ईरान इतना फ्रस्ट्रेट हो जाएगा कि उसके जो फ्रंट्स हैं, चाहे वो टेररिस्ट आउटफिट्स हैं, जो उनसे उकता करके वो सीधा हमला खुद कर देगा। ईरान ने वो गलती 1 अक्टूबर को कर दी, और उसके बाद 2 दिन बीत चुके हैं। अभी तक सब कुछ लगभग शांति थी। लेकिन आज सुबह एक खबर आई कि हिजबुल्लाह का नया चीफ जिसको बनाया जा रहा था, हसन सफीद्दीन, उसको मार गिराया इजराइल ने। अब यानी इजराइल एक बार फिर से वार्म अप के मोड में आ गया है कि अपने आसपास के गंदगी को साफ कर रहा है, और टारगेट अपना एक बार फिर से ईरान के ऊपर फिट कर रहा है। अब ईरान के ऊपर जब हमला हो रहा है, ईरान को ये बात पता चल चुकी है कि हमने गलती कर दी है, तो ईरान में 2 गुट है। ईरान में एक गुट है जो भाई सुप्रीम लीडर उनके हैं,
उनके द्वारा चलाया जाने वाला गुट है। ईरान उस तरह से मनमानी के हिसाब से काम करता है। लेकिन ईरान के बीच एक और फ्रैक्शन बन रहा है, क्योंकि ईरान में लोगों के मौलिक अधिकार नहीं है, सामान्य अधिकार नहीं है कि वो सड़क चलते हुए सरकार के खिलाफ या सरकार किसी पॉलिसी की आलोचना पर बात नहीं कर सकते हैं। इस वजह से ईरान में एक नाराजगी है, उस पर भी बात करेंगे। और एक नेता है जो ईरान के राष्ट्रपति हैं, उनको माना यह जा रहा है कि आगे चल करके वो किसी तरह से अगर सत्ता से पलटने की स्थिति आती है, वहां पर सत्ता पलटने की स्थिति, तख्ता पलट की स्थिति आती है, जो अमेरिका जिसके लिए जाना जाता है, अपने दुश्मनों को या तो वो हवाई जहाज़ों और बंदूकों और बमों से मारता है, तो या फिर वहां सत्ता पलट करके सब कुछ कब्जा कर लेता है। तो दोनों संभावनाओं पर चर्चा करेंगे। अब ईरान के अंदर डर क्या है? ईरान एक राष्ट्र के तौर पर उसके सुप्रीम लीडर को इस बात का डर सता रहा है कि या तो तख्ता पलट हो जाएगा या तो मुझे मार दिया जाएगा। उसके बीच में कौन सा ऐसा मुल्क है, कौन सा ऐसा देश है जो हमारे लिए बात कर सकता है? ईरान का बड़ा क्लोज टाई होने का दावा पाकिस्तान करता है, लेकिन ईरान पिछले 1-1.5 महीने से देख रहा है, और उससे लंबे समय से देख रहा है कि अमेरिका की तरफ से छोटे छोटे टुकड़े, छोटे छोटे दाने पाकिस्तान को डालने शुरू कर दिए हैं। ईरान को इस बात का डर सता रहा है कि पाकिस्तान हमारा इस्लामिक भाई होने की वजह से दावा तो कर रहा है, लेकिन नीयत में जो बेईमानी है इनके, उसकी वजह से हमारा साथ देने वाले नहीं है। इसलिए ईरान ने कहा कि भारत की तरफ नजर करते हैं। भारत से उसके राष्ट्रपति ने मदद मांगी है, सुप्रीम लीडर ने नहीं, क्योंकि सुप्रीम लीडर का भारत के प्रति अलग रवैया है। कश्मीर को गाजा पट्टी से तुलना करने वाला व्यक्ति वही था। भारत से मदद मांगी। अब रूमर्स ये चलने लगे कि भारत की तरफ से 3 वॉरशिप्स ईरान के कोस्ट गार्ड पर, उसके जो एरिया होता है जहां पर जहाजें खड़ी होती हैं, जहां सुरक्षा के लिए खड़ी की जाती है, वहां पर भेज दिया है। लेकिन वो सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये है कि भारत का एक बहुत पुराना ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसके तहत वो 3 वॉरशिप्स गए हैं। उनका लेना देना कोई भी ईरान और इजराइल के बीच होने वाले युद्ध या उसके स्ट्रेटेजिक उसमें नहीं है। तो ये खबरें भी जानबूझ करके प्लांट करके और सर्कुलेट की जा रही हैं कि भारत ईरान की मदद कर रहा है, एक नैरेटिव बनाने के लिए, क्योंकि सामान्य लोग सामान्य ढंग से समझते हैं, लेकिन सत्य यह नहीं है। अब ईरान के साथ समस्या क्या हो रही है कि ईरान के पास खतरा क्या है, ईरान का सबसे बड़ा डर क्या है? ईरान की जो सारी उठापटक है, जो सारी लड़ाई है, जो मुल्ला की दौड़ है, वो सिर्फ मस्जिद तक है। उनकी मस्जिद, उनका काबा, उनका अल्लाह, उनका सब कुछ जो है वो तेल और गैस है। और ईरान को इस बात का डर है कि अगर तेल और गैस को टारगेट कर लिया गया, तो जिस तरह से सद्दाम हुसैन को अमेरिका ने मार गिराया था, जिस तरह से दुनिया में और ऑपरेशंस अमेरिका ने किए हैं और अमेरिका ने अपने सहयोगियों से करवाए हैं, जिसके बाद तेल के कुएं एक तरफ जल रहे हैं और एक तरफ वो व्यक्ति जल रहा है जो उन तेल के कुओं के दम पर उछल रहा था, तो ईरान को इस बात का डर है कि हमारे यहाँ वही ना हो जाए। और न्यूक्लियर प्रोजेक्ट के ऊपर इजराइल की नज़र है। अमेरिका मना कर रहा है इजराइल को कि ऐसा मत करो, लेकिन इजराइल और अमेरिका की दोस्ती की एक खासियत है कि दोनों दोस्त तो हैं, लेकिन दोनों अपने अपने हिसाब से चलते हैं इस चीज़ को लेकर के। तो इजराइल इस चीज़ में अपनी स्वतंत्रता ले सकता है कि वो ईरान के न्यूक्लियर प्रोजेक्ट के ऊपर हमला करे और उस चीज़ को तबाह कर दे, क्योंकि इजराइल कई बार इस बात को मेंशन कर चुका है कि इजराइल के हाथ में जिस दिन न्यूक्लियर बम आए, न्यूक्लियर बम की क्षमता उनके अंदर आई, उस दिन हमारा अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। तो इजराइल के लिए ये लड़ाई अस्तित्व की लड़ाई है, इसलिए इजराइल टारगेट कर सकता है, क्योंकि अब लेजिटिमेट तरीके से कहें तो एक मुल्क ने दूसरे मुल्क के ऊपर हमला करके उसे जवाबी कार्रवाई करने के लिए एक स्वतंत्रता दे दी है। यूएन चार्टर के हिसाब से उसको स्वतंत्रता दी है। अब उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है, वो एक हद तक अपनी कार्रवाइयां कर सकता है, और इस बात के लिए इजराइल अब स्वतंत्र हो गया है। अब आखिर में 2 सवालों और 2 चीज़ों को समझने के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। सबसे पहली बात, ईरान का क्या होने वाला है अगले 3 दिनों में? जो हम कह रहे हैं 3 दिनों में तबाही की चीज़ें होने वाली हैं, तो इजराइल हो सकता है अपनी तमाम तैयारियों को पूरा करके अमेरिका के साथ बातचीत करके ग्रीन सिग्नल ले करके, और उसके बाद ईरान के ऊपर उस तरह का हमला करे जो आज तक इतिहास में, कम से कम 1979 के बाद, जिसके बाद ईरान एक इस्लामिक कंट्री बना है, उसके पहले अमेरिका का पपेट हुआ करता था, उसके बाद से आज तक वैसा हमला ईरान ने नहीं देखा होगा। उस तरह का हमला होने जा रहा है, जिसमें सुप्रीम लीडर से लेकर के, क्योंकि सुप्रीम लीडर भाई साहब की जो है लोकेशन वो लगातार बदल रही है, कहा जा रहा है। वो बच्चे फिर रहे हैं कि किस तरह से मोसाद वाले यहाँ घुसाएंगे, क्योंकि पूर्व राष्ट्रपति ने बयान दिया ना कि मोसाद ने हमारी सुरक्षा एजेंसी के बीच में अपने एजेंट्स प्लांट कर दिए थे और बड़े बड़े अधिकारी लेवल तक पहुँच गए थे। तो अब डर ईरान के बीच इस तरह का है। और इजराइल जिस तरह की चीज़ों को डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, जिस तरह की बैठकें हो रही हैं और जिस स्तर पर बातचीत हो रही है, अमेरिका की तरफ से जिस तरह से के सिग्नल्स आ रहे हैं, करंट प्राइम मिनिस्टर और नेक्स्ट होने वाले प्राइम मिनिस्टर या पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व राष्ट्रपति माफ करिएगा, डोनाल्ड ट्रंप और बाइडन
बाइडेन कह रहे हैं कि ईरान के ऊपर हम सैंक्शन लगाएंगे, ईरान के ऊपर हमला करने के लिए इजराइल कर सकता है, न्यूक्लियर छोड़ दे। तो डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कहा जा रहा है कि नहीं, ये तृतीय विश्व युद्ध की तरफ जा रहा है मामला, अमेरिका में चुनाव भी है। उन तमाम परिस्थितियों के बीच बहुत कुछ समझने और सीखने वाली चीजें इसके बीच में हो रही हैं, जो सामरिक परिस्थितियों को काफी तेजी के साथ बदल रही हैं। अब दूसरी बात इसमें भारत के लिए क्या है? भारत के लिए यह समस्या है कि अगर ईरान के ऊपर हमला होता है, भारत बहुत बड़ी मात्रा में कच्चे तेल का खरीद फरोख्त करता है ईरान के साथ में, और उस युद्ध का, उस तरह का हमला होने का असर यह पड़ेगा कि जो अभी बीते 1-1.5 दिनों में जो जिस तरह के रेट बढ़े हुए हैं, 70 से लेकर के वो 75-76 तक पहुंच गए हैं क्रूड ऑयल के रेट, जो कच्चे तेल के रेट हैं, वो और तेजी के साथ बढ़ सकते हैं। और जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो $200 प्रति बैरल के आसपास जाने की बातें हो रही हैं, तो कच्चे तेल के रेट, तो भारत के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा। लेकिन जो ओपेक समूह है उनके द्वारा कहा गया है कि ईरान से जो तेल की समस्या होगी वो हम उसको रिकवर कर देंगे। भारत रूस से भी तेल खरीद सकता है, लेकिन भारत की जो नीति रही है कि वो एक व्यक्ति के, एक व्यवस्था के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि कई लोगों के ऊपर डिपेंडेंट है, कई लोगों के साथ अपने हिसाब से अपने हिसाब से टाइज करता है, अपने हिसाब से व्यापार करता है, उसको झटका लग सकता है। और इंडिया के स्टॉक मार्केट में भी आप जो ऊपर नीचे होता हुआ देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं इन्हीं तमाम चीज़ों की वजह से है। तो भारत कमोबेश अभी भी संतुलन ही साधना चाहेगा। भारतीयों की हालांकि बड़ी दिलचस्पी और भारतीयों का बड़ा समर्थन इजराइल के साथ है, क्योंकि हमने कल के वीडियो में ही बात की थी कि भारत और इजराइल की पीड़ा एक है, भारत और इजराइल के निवासियों की पीड़ा एक ही है। दोनों इस्लामिक आतंकवाद के सताए हुए हैं और दोनों के साथ इतिहास में बड़ा अन्याय हुआ है, इस वजह से दोनों का समर्थन है। लेकिन भारत बहुत वेट एंड वॉच की स्थिति में है, भारत बहुत अफर्मेटिव एक्शन लेने की स्थिति में नहीं होगा, भारत को स्टैंड नहीं लेगा। और सबसे आखिरी बात जिसके साथ अब इस वीडियो को खत्म करेंगे, ईरान में क्या सत्ता परिवर्तन हो सकता है? तो ईरान के जो राष्ट्रपति हैं मसूद पेजेस्कियान, उनकी जो बीते कुछ दिनों की मूवमेंट है, कुछ बातचीत है, वो बड़ी संदेहास्पद है। उनके द्वारा न्यूक्लियर डील को दोबारा लागू करने की बात की जाती है यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली में। उनके द्वारा यह कहा जाता है कि इजराइल पर हमला नहीं किया जाएगा, जो ये हमला हुआ है उसका विरोध करने वाले व्यक्ति वो थे, हालांकि सुप्रीम लीडर के आगे किसी की चलती नहीं है। हमले के बाद ये कहा कि अब हम लड़ाई आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं। तो ये तमाम चीज़ें वो दिखा रही हैं कि जो इजराइल ईरान के बीच अंदर करना चाहता था, बड़ा लंबा समय हो गया है ईरान स्टेबल चल रहा है, जबकि ईरान है नहीं ऐसा। ईरान में क्रांतियां बड़ी होती रहती हैं। तो इजराइल और अमेरिका एक बार फिर से कहीं ना कहीं ईरान के बीच एक सत्ता परिवर्तन या तख्ता पलट की तैयारी कर रहे हैं, और उसका नेतृत्व राष्ट्रपति साहब जो मसूद पेजेस्कियान हैं, जिनका थोड़ा सॉफ्टनेस चीज़ों को लेकर के नजर आ रही है। जब न्यूक्लियर डील की बात कोई करने लगे तो अमेरिका के लिए बहुत फेवरेबल कंडीशन हो जाती है, अमेरिका सब कुछ छोड़ देने के लिए तैयार होता है। पिछली बार भी यही हुआ था कि ईरान के सामने यही शर्त रखी गई कि हम तुम्हारे सारे सैंक्शंस हटा देंगे, बस तुम न्यूक्लियर डील पर साइन कर दो, जिसके तहत ये होगा कि न्यूक्लियर डील नहीं बनाओगे, हमारे हिसाब से ऑपरेट करोगे, तमाम चीज़ों की सूचनाएं हमें दोगे, हम विजिट करेंगे रेगुलरली, देखेंगे आपके न्यूक्लियर क्या कैसे क्या कर रहे हैं। ये एक टाई होती है उन तमाम देशों के बीच जो न्यूक्लियर को लेकर के काम करते हैं। तो अमेरिका के लिए फेवरेबल कंडीशन होगी, और अमेरिका की ज़बान वहाँ के राष्ट्रपति बोल रहे हैं तो ये अपने आप में बेहद गंभीर है, और ये वहाँ के सुप्रीम लीडर साहब के लिए बहुत बड़ा खतरे का सिग्नल है। यानी अब ईरान की जो लीडरशिप है वो कई तरफ से अटैक के उसमें है, जिसमें एक बड़ा फ्रंट देश के अंदर से खुल सकता है, जो खतरनाक हो सकता है। बाकी आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।